धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, अपने उसी अंदाज में जिसमें हम पहले देश की बात करेंगे, फिर दुनिया की बात करेंगे और साथ में बात होगी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई खबरों की, यानी कि गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और फोकस किया जाएगा आज हूतियों पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका जैसे हूतियों के सामने झुक गया है। जी हां, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है आपके लिए। तो क्या है वो खबर जिसके आधार पे बात कही जा रही है, जानने के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी के साथ, यानी के जी के साथ, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं खबरों की, और सबसे पहली खबर, जैसा कि हम अपने देश से शुरुआत करते हैं, वो आई है अजीत डोभाल से जुड़ी हुई। एनएसए हैं, एसईओ सम्मेलन में पहुंचे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, यह एक एनुअल मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओरिजिनल मेंबर में तो भारत नहीं था जब बना था 2001 में, लेकिन बाद में भारत भी इसका सदस्य बना। मुख्य रूप से ये लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं अपने जो ही इसके 8-9 सदस्य हैं उनके बीच में। वैसे अफगानिस्तान भी इसका ऑब्जर्वर मेंबर की तरह से है, यानी वह भी उसमें उसके भी जो प्रतिनिधि है उसमें शामिल हो सकते हैं। और यह मीटिंग, मुझे आश्चर्य हुआ था कि इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, उसके अधिकारी दोवल के स्टेज पर क्यों जाएं। तो एक्चुअली यह मीटिंग जो है वह सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसका हिस्सा है एससीओ का, उसमें जा रहे हैं। और जो कजाकिस्तान में हो रहा है उसमें बातचीत चल रही है। तो कजाक के राष्ट्रपति ने कहा कि 3 एविल हैं जिसके ऊपर हमें लड़ना है, और 3 एविल का नाम देते हैं टेररिज्म, जो जनरली आजकल दुनिया में लोग बात करते रहते हैं, सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद की बात कर रहे हैं, और तीसरा बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म, यानी जरूरत ज़्यादा हो रहा है, बिना ये बताए हुए कि इसके आधार क्या है। ड्रग की बात करते हैं, वगैरह वगैरह की बात करते हैं। दोवल भी अपनी बात करते हैं कि हमें टेररिज्म की बात करनी होगी, हमारा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है क्योंकि हमने बहुत पैसे वहां लगाए हैं, मदद की है लोगों की, हालांकि हमने अभी तक उनको मान्यता नहीं दी है। और इस तरह से जो जनरल बातें होती वो बातें हुई हैं, आधार पर कोई नहीं गया कि ये 3 एविल हैं, इसको पैदा करने वाले कौन से लोग हैं, क्या है पूंजी का, क्या इसमें रोल है जिसके तुम खुद प्रतिनिधि हो और तुम उसी के खिलाफ बात कर रहे हो। ये बातें लोगों ने नहीं किया। जी, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है श्रीलंका से। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर मीडिया भड़क उठा है। जी हाँ, कच्छी तीवू जिसके बारे में हमने बात किया था, छोटा सा आइलैंड है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, श्रीलंका की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। और शुरू से ही जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत ने इसको श्रीलंका को दे दिया था। खाली जगह है, बैरन जगह है। हाल फिलहाल में यदि बीच वाले समय में कहें तो इंदिरा गांधी ने भी एक समझौते की तरह कर दिया था कि हमारे मछुआरों को वहाँ पे मछली मारने का अधिकार नहीं रहेगा, वो दे दिया था। इसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन अभी जब चुनाव का माहौल आया और वहाँ पे भाजपा के जब लोग पहुंचे, प्रधानमंत्री हैं, उनके जो सेक्रेटरी चीफ हैं, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह हैं, जितने पहुंचे हैं, अब उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमिलनाडु और पूरे साउथ में भाजपा का कोई भी ट्रुप का कार्ड नहीं है, यानी ट्रंप कार्ड नहीं है वहां पे। और इसलिए इन्होंने इसका प्रश्न उठाया कि कांग्रेस ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया। 1-1.25 किलोमीटर लंबा है, 300-400 मीटर चौड़ा है, इसका कोई स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल वो नहीं है। और इसलिए इन्होंने जब प्रश्न फिर उठाया है, कांग्रेस ने, डीएमके ने साफ कहा है कि आप जब 10 साल से थे तो आपने क्या किया। इस पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्रकारों ने और श्रीलंका के मछुआरों का संगठन, उन लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया कि आप भारत सरकार से लें, यह गलत बात है, यह हमारा अधिकार बनता, हम मछली मारते हैं। और इसमें ऐसी बहुत सारी घटना घटी, सैकड़ों मछुआरे यहाँ के मछली मारने वाले जो जाते हैं वो पकड़े गए हैं। तो यह बातचीत डिप्लोमेटिक बातचीत से होगी, और हमारे जो बेचारे मछुआरे हैं मजबूरी में वहां जाते हैं मछली पकड़ने, चूंकि हमारे तट के किनारे नहीं मिल रहा है, उनको कुछ काम दो यार, कुछ और तरीके का वो दो, क्यों दूसरे देशों में भटक रहे हैं, कभी श्रीलंका में घुस रहे हैं, कभी इजराइल जा रहे हैं, कभी यूक्रेन जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिहारी सारे बेचारे पंजाब और उधर बैंगलोर जा रहे हैं, वहां भी लात खा रहे हैं। जी,
खैर, इसी से जुड़ी एक खबर ये है कि जब इन्होंने सीए कानून जिसकी नियमावली अभी लागू की है, उसमें तमिलों को नागरिकता नहीं दी है, जो आज जमीन पर नजर गड़ा रहे हैं वहां की। बिल्कुल सही कहा आपने। और जितना भी भाजपा कह ले, यह बिल्कुल धर्म के आधार पर किया गया है और धर्म के रूप से भारतीय जनता को तोड़ने के लिए किया गया और कुछ नहीं किया गया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है एडिडास से जुड़ी हुई। उसने जर्मनी फुटबॉल टीम की जर्सी बनाने से, बेचने से इनकार कर दिया। क्यों ऐसा कर रहा है सर वो? ये एक अजीब सा मसला है। उसमें जर्सी पे नंबर है 4444 और इस तरह से कलाकारी करके उन्होंने किया हुआ है कि एसएस यानी जर्मनी का जो नाजीज के जो सेना थे, एसएस, जिन्होंने लाखों यहूदियों को देश के अंदर मारा और बाहर भी जितने हत्याएं करवाई वो सब किया, उससे मिलता जुलता और ऐसे कुछ दर्जनों पहचान चिन्ह थे जहां यहाँ वहां। और इस पर हंगामा शुरू हो गया पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह कि भाई यह तुम क्या कर रहे हो, तुम जर्मनी के ही हो, एडिडास जर्मन का है और इसलिए करो। साथ साथ यह समझना जरूरी है कि निक्की या जो दूसरा है नाइक, निक्की नहीं नाइक, यह अमेरिकी कंपनी, यह भी इसे जूते और ये सब बनाता है। और इन्होंने भी हंगामा शुरू किया कि भाई देखो क्या कर रहा है, ये अमेरिकी है, इनकी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है और इन्होंने 2025 के बाद से भी यही बनाएंगे। इसलिए वह दिखा रहे हैं कि कैसे उनके प्रतिद्वंदी गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कहा है कि भाई ये हमारी गलती हो गई है बनाने वालों की, हमारे से कोई हाथ नहीं है, हम इसका प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, जब नया उनका सिंबल आएगा तब बनाएंगे, हमें उसमें कोई सहानुभूति नहीं है, हम किसी तरह से उनको नहीं करना चाहते। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि जर्मनी में जो वहां की जो पार्टी है, जो एक्सट्रीम दक्षिणपंथी है, एएफडी, उनका बढ़ाव हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली जब दक्षिणपंथी सरकार चाहे एक्सट्रीम हो ना हो, यदि सत्ता पर आ चुकी है, काबिज है और आम जनता को वह नहीं दे सकती जिसका उन्होंने दावा किया था, वचन दिया था, तो नेचुरली जनता भड़कती है, या तो वामपंथियों के पास जाएगी या एक्सट्रीम राइट के पास जाएगी, जो जर्मनी में दिख रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और नाजीवाद को बढ़ावा देने की आप इसे धीरे धीरे कोशिश कह सकते हैं। और वैसे भी आजकल जर्मनी जो है वो किस तरीके से अड़के खड़ा हुआ इसराइल के साथ। पेरिस में विमान खराब हो गया, बेचारे एंटोनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते ब्रसल्स जाना पड़ा। उसके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि बार बार इसका विदेश मंत्री जो है अमेरिका का, इसका विमान ऐसे खराब क्यों होता है सर? पहली बात है कि जहां तक आपके ब्लिंकन की बात है, ये एक यदि सही में अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि ना होते तो इनको कहा जाता कि यह विश्व की जनता का हिस्सा है, कहीं भी भटकते रहते, कहीं भी जाना होता है, मिडिल ईस्ट हो, यूक्रेन हो, दावोस की मीटिंग हो पहले जिसमें इनकी जहाज खराब हुई थी, अभी ब्रसेल्स जा रहे हैं यानी नेटो से संबंधित उसमें जा रहे हैं, यहाँ भी जहाज खराब हुआ। और इनको निश्चित रूप से वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका जहाज जो फोर्स वन कहते हैं एयरफोर्स का, वो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह केवल प्रधान राष्ट्रपति को ही मिलता है, खास सुविधाएं होती है, उसके आस पीछे भी आगे पीछे भी बहुत सारे फाइटर्स और दूसरे तरह के जहाज होते हैं। उतरने से पहले वहां के पूरे जगह की खोजबीन वह खुद करते हैं। जैसे भारत में आते हैं तो उनके जहाज के आने के पहले उनके फाइटर, उनके हेलीकॉप्टर, उनके सिक्योरिटी फोर्सेज, यहाँ तक कि होटल तक में हमें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं रहने देते, उनकी पूरी दादागिरी है। तो उसमें बेचारे, जहां तक ब्लिंकन की बात है, कोई पूछ नहीं। तो खैर वो बेचारा कहीं से नहीं है, वो मजाक का ही रूप बन रहे हैं। जहां बाइडेन तो ही है, पहले ट्रम्प थे, बाइडेन क्या वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं कि पूरी दुनिया घूम लेना चाहता है? इस आदमी को लगता है वो दोबारा मौका ना मिले। कम से कम वो अपने राष्ट्रपति से तो रहे कि वो शायद ही कहीं जाते हैं, अपनी गारिमा को इस रूप में तो बचाए हुआ, भली उल जलूल बात करते हो, बोलते रहते हो, पूरे दुनिया में घूमने से कुछ नहीं होता है। आप एक दूसरे तरह के मजाक के पात्र बनते हैं, क्योंकि जहां जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, आप बोल नहीं सकते हैं, फिर बकवास करना शुरू करते हैं और मजाक तो है ही है। जी शबाना गाजियानो नाम की एक लड़की जिसका कत्ल कर दिया गया था अमेरिकी पुलिस के जरिए, 2 साल बाद अब स्टोरी छापी है द गार्जियन ने और कहा कि पुलिस ही जिम्मेदार है। क्या पूरा प्रकरण है सर? हाँ, ये कुछ अजीब सा मसला है। मसला तो संक्षिप्त में इतना ही है कि इसके पिता ने ही इसको अगवा किया था। इसकी माँ यानी इन जो पति अपनी पत्नी के पत्नी। बीच में लड़ाई थी जी, और तलाक हो ही चुका था, अलग होने वाले थे, गुस्सा में आकर उसने उसको सफाया कर दिया लड़ाई में जो भी हो, और शायद बचने के लिए 15 साल की थी उस समय, उसको अगवा कर लिया और पुलिस पीछे पहुंची 2 साल जो पहले हुआ था। और पुलिस ने जो भी आदेश दिए उसके हिसाब से लड़की उतरी है, लेकिन उसको गोली मारा है, उसको मार दिया है।
और इन्होंने कहा था कि नहीं भैया कुछ गलतफहमी हो गई है, और ये कहना मुश्किल है, लड़की के चाचा ने भी ये कहा, अंकल जो भी चाचा मामा जो भी हो, हम्म, कि भैया ये गलती से हो गया है। पहचानना बड़ा मुश्किल था कि वो चला रही थी, कि किसने गोली चलाया, पुलिस ने चलाया कि बाप ने चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं से इनका जो फुटेज था वह गार्जियन को, द गार्जियन को मिल गया, निकाला। इसमें साफ लग रहा है कि लड़की वो आदेश का पालन कर रही थी, गाड़ी रोका गया था, लड़की उतर के पुलिस तरफ आए थे, उसके बाद इन्होंने गोली चला दी। और इस तरह की घटनाएं अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। 2 साल पुराना है, उसके पहले भी हुआ है। कालों के खिलाफ तो इन्होंने, वहां के निग्रो के खिलाफ इन्होंने खुलेआम रूप से उसके गर्दन पर सर रख के, या अफ्रीकी मूल कहें, निग्रो कहना उनको खराब लगता है, अच्छा शब्द नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए। जी जी। तो हाँ, जिस तरह से उन लोगों ने किया हुआ है वह दिखाता है कि अमेरिकी पुलिस भी उस साम्राज्यवाद का हिस्सा बन चुकी है, उसके चरित्र में वह प्रवेश हो चुका है। आप जैसे उदाहरण के लिए यूपी के पुलिस, अभी नहीं पहले के समय में भी, मुलायम सिंह यादव से लेकर आज तक किस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मारा है, जहां तक से किया है। तो यह पुलिस के चरित्र में है, जनता के लिए कहीं से भी नहीं है, बाकी सब दिखावा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस मुद्दे पे वैसे हम बातचीत और भी कर सकते हैं, कई सारे सवाल और भी उठते हैं, लेकिन उससे खबर लंबी होगी, तो फिलहाल यहाँ छोड़ देते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे पास आ रही है मैक्सिको से। जो यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ रहा था वो प्रत्याशी मर गया। जी हाँ, महिला थी और वो चुनाव लड़ रही थी, और प्रचार के ही दौरान में कहते हैं कि जिस मेक्सिको के जिस शहर में प्रचार कर रही थी वो दुनिया का सबसे अधिक क्रिमिनल जगह है। और इसीलिए ट्रम्प भी चिल्लाते रहते हैं कि मेक्सिको से जो आ रहे हैं इसलिए अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये हो। खैर, इस संबंध का ट्रम्प के कहने से कोई लेना देना वैसे नहीं है। और इनकी हत्या दिखाता है कि मेक्सिको किस तरह से वहां के जो गैंग वॉर चल रहा है उसके तहत आ चुका है। संभव है अधिक यह असासिनेशन नहीं, इनके विरोधियों ने नहीं मरवाया, इस गैंग वॉर का ही हिस्सा है जिसने उनको मार दिया। जी, घाना में खबर चल रही है कि किसी पुजारी ने 11 साल की लड़की से शादी कर ली है। क्या पूरा प्रकरण है सर? ये जहां तक पूरे अफ्रीका की बात है, कुछ जगहों को छोड़, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ या नाइजीरिया, जो कि मतलब थोड़े से एडवांस हो गए, पूरे देश में धर्म का और अंधविश्वास का इतना बड़ा जकड़ है जिसका कहना मुश्किल है। बल्कि एक ग्रुप में मैं लिख रहा था कि भारत में, ये तो कहते हैं कि भारत में भी कुछ नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, यदि इसमें शान की बात है कि हमारा देश जकड़ा हुआ है, तो भारत ही बहुत तेजी से तुम्हारी बराबरी कर रहा है। खैर, वह अलग बात है। इनका कहना है, पुजारी के जो स्पोक्स पर्सन है जी, का मतलब काफी बड़े पुजारी होंगे, खुद 60 वर्ष से ऊपर के हैं, कि भाई 63 साल के हैं, कि ये जो लड़की कर रहे हैं वह 11 साल की नहीं, ना ही जो सरकार के 13 साल, बल्कि वह 16 साल की है। क्या एग्जैक्ट उम्र है बात अलग है, वो स्कूल जा रही है अभी। और इनका कहना है कि 18 साल है तो हम 2 साल तक उनके शादी वाला रिश्ता नहीं मानेंगे। हम शादी करके, जैसे हमने उनको बुक कर लिया, हमारे अंदर है, हम उनको पढ़ने जाने देंगे, ना कोई प्रताड़ना होगा, ना कोई तंग किया जाएगा। 2 साल के बाद से जब वो शादी लायक होंगे तब उससे हम पति पत्नी का रिश्ता बनाएंगे। इतना घटिया, जघन्य और बकवास चीज है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जी, चलिए अगली खबर रूस से आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है रूस के जरिए कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो झूठा है, कि मॉस्को हमले की पहले ही उसने जानकारी दे दी थी। अमेरिका ने, जो हम सबको मालूम है, इस घटना के पहले करीब 2 हफ्ता पहले अपने नागरिकों को चेतावनी दी थी कि मास्को में वैसे जगहों में ना जाए जहां भीड़ भाड़ हो, मॉल में ना जाओ। और इसका आधार बन के कह रहा है कि उसने रशिया को चेतावनी दे दी थी, जो कि बिल्कुल बकवास है। जहां तहां वो देते रहते, 10 20 50 देते, कहीं एक जगह हो गया या होना था तो उनको पूर्ण रूप से, यदि उनको पता था कि उसमें ISIS का हाथ है, तो उन्हें साफ साफ बताना चाहिए था भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। चूंकि अमेरिका दावा करता है कि पूरे विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ वह काम कर रहा है, एक बात यह। दूसरे, इसी से हम रिलेटेड यदि देखें, नेटो के चीफ ने, माफ कीजिएगा, नेटो की बात नहीं कर रहा हूं, यह एक देश है इस्टोनिया, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेटो के हर देश का सैनिक यूक्रेन में है। वह क्या कर रहा है भाई? तो वहां ट्रेनिंग दे रहा है। क्या यह टेररिज्म का हिस्सा नहीं है यदि वो कर रहे हैं तो? और वह कैसे कह सकते हैं? उनका कहना है कि नहीं, हम फ्रंट पे जाकर नहीं लड़ रहे, हम पीछे से लड़ रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, जिन्होंने सुना होगा उनको याद होगा, कि बेलारूस से सटा हुआ उसकी अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने एक 1.25 लाख
अपने सैनिक लगा रहे हैं, उनको हटा के उनको रशिया के फ्रंट पे भेजेंगे और वहां नेटो के फोर्सेस आके उसकी देखभाल गश्ती करेगी। तो यह तो खुलेआम आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से ओपनली आप कर रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और हमने कर दिया है। तो रशिया ने बिल्कुल सही कहा है कि वह जो कर रहे हैं वह बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, उसको कोई मामला नहीं बनता है। जी, नाटो के प्रमुख जो कह रहे हैं कि कोरियाई और ईरानी हथियार जो हैं वो रूस पहुंच रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। ईरान और कोरिया से तो पहुंच रहा है, कोरिया का तो खैर खुलेआम है, उन्होंने जो भेजा है सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शायद लॉन्ग बहुत वाला नहीं बट फिर भी लॉन्ग रेंज का वो हो। और यह भी पहले आया था करीब 1000 से अधिक ईरान का ड्रोन्स, वह भी पहुंच चुका है वहां पे और इसका इस्तेमाल जबरदस्त रूप से किया गया, जिसको आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, यानी वन वे है, काफी लॉन्ग रेंज है, जाता उसके वापस आए ना आए कोई अंतर नहीं पड़ता, वहां जाके खुद ब खुद उसमें अटैक करवा के उसका करता है। यह भी अंदाजा था कि शायद कुछ बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं। यदि यह उनकी चिंता का विषय बन रहा है तो वो अपने, जैसे अभी मैंने कहा कि नेटो के सैनिक पहुंच रहे हैं और हर तरह के आर्म्स ऑम्युनिशंस भेज रहे हैं यूक्रेन को, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं स्टोल्टेनबर्ग? उसको रोकने में वो बिल्कुल असमर्थ है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसका घर शीशे का उसे दूसरे पे पत्थर फेंकने चाहिए। तुम अपने फौजी भी भेजोगे, हथियार भी भेजोगे और रूस को कोई मदद भी ना करे या रूस किसी से मदद भी ना ले और उस पर सवाल भी उठाओगे, हंगामा भी खड़ा करोगे। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें पहला अपडेट है हमारे पास ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान इलाके से, जहां कई चौकियों पर जैश अल अदल ने हमला कर दिया है, कई सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला है वहां पर। जी हाँ, मतलब एक तरफ जहां ईरान तैयार कर रहा था कि वह बदला लेगा अपने दो ब्रिगेडियर जनरल को मारे जाने और सीनियर डिप्लोमेट के मारे जाने का सीरिया में, वहीं पर यह करवाया गया। इसके बारे में कहते हैं कि यह 2001-2 के आसपास बना था और इसको मदद करने वाले उस समय सऊदी अरबिया भी था, CIA यानी अमेरिका और इजराइल तो था ही था, और इन्हीं के कहने पे कार्रवाई करते। इसके पहले भी उसने कई आक्रमण ईरान में जहां तहां किए हुए हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आते हैं, बलूचिस्तान की तरफ से आते हैं, करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा सददर्द है जहां तक ईरान के लिए, एक तरफ जहां उसके रेसिस्टेंट फोर्सेस वो मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ये पीछे से उस पर करते हैं। 6 मारे गए हैं, जिसमें IRGC का भी एक सैनिक हताहत हुआ है, मारा गया है, 5 दूसरे तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और 2 जगह तो आर्मी के ही पोस्ट मारा है, हालांकि उसके खुद भी जहां आर्मी पोस्ट पर गए काउंटर अटैक हुआ, चूंकि वह सचेत रहते हैं आर्मी वाले ज्यादा है गार्ड्स की तुलना में, उन्होंने भी इनके 6 बंदों को मारा है। तो ये लड़ाइयां चल रही हैं। हाँ, इसको बार बार समझने की जरूरत है कि अब आतंकवाद पहले वाला आतंकवाद नहीं रह गया जिसको अमेरिका ने पैदा किया था, हर तरह से अमेरिका ही का पैदाइशी है, बल्कि आतंकवाद अब उस युद्ध का हिस्सा बन चुका है जिसे अपने आप दुश्मन को कमजोर बनाने के लिए काम करते हैं। जी, जैश अल अदल के ऐसे हमलों को आधार बनाकर ईरान ने पहले पाकिस्तान पे हमला कर दिया था हाल फिलहाल में भी, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पे किया था। क्या फिर से वही मंजर देखने को मिल सकता है? अभी तुरंत ऐसा नहीं लग रहा। अभी संभवतः पाकिस्तान से वह डिप्लोमेटिक बात करेगा, जैसा हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाने के लिए ईरान ही नहीं बल्कि चीन बहुत कोशिश कर रहा है, रशिया भी उसके साथ होगा। और जब युद्ध जिसने ऐलान कर दिया है इजराइल ने कि वो हर तरह से उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानेगा, चाहे वो गाजा पट्टी में हो, ईरान में हो या दूसरे जगहों में हो, वैसे जगह में ईरान अनलेस कि वह बिल्कुल परेशान हो जाए या उसको खास मिले कि यहां से आक्रमण होने वाला है, वह अभी पाकिस्तान में काउंटर अटैक नहीं करेगा। जी, फतेह ईरान का क्यों विरोध कर रहा है वेस्ट बैंक में? ये फतेह ईरान वाला जहां तक बात है वह आश्चर्य की बात है, वह PLO का ही हिस्सा है ना, यासर अराफात का एक मतलब उस समय की बात है। और अब जाके उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हमास शायद उनका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी बन चुका है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुका है, उनके असर खत्म हो रहे हैं। हाल फिलहाल में यह भी पता चला था कि ईरान का कुछ जखीरा जो अस्त्र शस्त्र आया था वेस्ट बैंक, वो पकड़ा गया था, लेकिन कोई भारी मात्रा में नहीं था, फिर भी था। तो वह लग रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जितनी भी कोशिश कर रही है वह हमास की बराबरी नहीं कर पा रही है, ना ही वह पूरे फिलिस्तीन पर एक सरकार बना सके जिसके ऊपर इजराइल और अमेरिका बैठा हो। तो इसलिए उनके आदेशों के द्वारा जो इनको मौका मिलता है ये बेचारे बोल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतलब ये दिखा रहे हैं कि ये बेचारा बन चुके हैं, उनका जो भी जनाधार था वो खत्म हो रहा है। जी,
पूर्ण सदस्यता के लिए पैलेस्टाइन अथॉरिटी यूएनओ जाना चाहती है, लेकिन अमेरिका उनका रास्ता रोकेगा, ऐसी खबरें चल रही हैं। अमेरिका, हाँ, अमेरिका जहां तक कर रहा है रास्ता रोकेगा। देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जा चुकी है वहां पर, मतलब चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा, जहां अमेरिका तो ही है। हाँ, यह देखने की बात होगी कि क्या वह वीटो लगाएगा या पहले की तरफ चुपचाप हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जैसे भी हो इसको फुल स्टेट की मान्यता दे दो, भले ही लंगड़ा हो, भले ही हमास के पास अपनी आर्मी ना हो, भले ही अपनी उसकी विदेश नीति ना हो, भले ही उसके जहां तक घरेलू नीतियां हो, तुम ही इजरायली ही कंट्रोल करो, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के माध्यम से दे दो। लेकिन दिखाने के लिए जरूर विरोध करेगा। उसका कहना है कारण कि भाई हमास से यदि बात ही करना है तो करो, इजराइल से पहले बात करो। बिना इजराइल के आदेश के, बिना इजराइल के सहमति के तुम उसको पूर्ण स्टेट कैसे दे दोगे? भाई इजराइल तो एक इंपेरियलिस्ट पावर, उसको कब्जा किए हुए, उससे क्या बात करना है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपने कम लाइनों में तमाम बातों का जिक्र कर ही दिया। संयुक्त राष्ट्र एक प्रस्ताव लाने जा रहा है, मानवाधिकार है उसका परिषद, वो इजराइल के खिलाफ, जिसमें उसके हथियार लाने पर पाबंदी लगा सकता है वो। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं इसके बारे में मतलब अभी कुछ समय पहले ही देखा हूँ, और अधिकांश देशों ने अभी हाँ ही कर दिया है। मुख्यतः यह ओआईसी की तरफ से लाया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और 56 मेंबर में से 55 ने इसका साथ दिया। मैं नहीं देख सका कि किस देश ने इसका साथ नहीं दिया। और जो यह प्रस्ताव लाया गया है, इसमें बाकी लोगों ने भी इसमें साथ दिया। इसमें बोलीविया, क्यूबा है और पाकिस्तान भी है। प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा लाया गया वहां पर। और यूएनएससी में यदि वीटो नहीं लगता है तो जनरल असेंबली में तो पारित हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन ये अच्छी बात होगी, पहली बार इस तरह का प्रस्ताव पूर्ण रूपेण पास हो जाए तो हमास ना सही, पूरे फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की तरफ एक कदम होगा। जी, जिस दौर में अमेरिका का एनएसए सऊदी अरब पहुंच रहा है, अमेरिका का विशेष दूत सऊदी अरब पहुंच रहा है, उसी दौर में डोनाल्ड ट्रंप भी एमबीएस से बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं सर? डोनाल्ड ट्रंप बार बार नेतान्याहू को समझा रहे हैं कि भैया जो करना है तुरंत करो। आज 180 दिन हो गया, 6 महीने पूरे हो गए इस फिलिस्तीन बनाम इजरायली फोर्सेस के बीच में लड़ते हुए, और वह इनके बात को, ऐसा नहीं है कि नेतान्याहू ना मान रहे हैं, बल्कि कर नहीं पा रहे हैं। और यह खुलेआम दिख रहा है कि नेतान्याहू ही नहीं, पूरे इजराइल के खिलाफ, जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ, और जहां वहां खुद की जनता भड़क रही है, खासकर इसलिए कि युद्ध तुम इतने दिन चला रहे हो, वो हमास को खत्म करने में असफल रहे। फिर जहां तक हमास के साथ जो भी बाकी है उनको भी खत्म करने में तुम असमर्थ रहे, ना अपने जो बंदी हैं उनको रिहा करवा सके। 6 महीने हो गए, तुम्हारे खुद इतने लोग मारे जा रहे हैं, और तुम्हारा धरातल जो है पूरे विश्व में, अरब कंट्रीज में तो खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खत्म हो रहा है। ऐसे हालत में उनकी बेचैनी बढ़ रही है, खुद की बेचैनी बढ़ रही है। इनके पास आया होगा, इसलिए उन्होंने बात की कि भैया एमबीएस सलमान जी मान जाइए कुछ दिन, और आप अपनी तरफ से कोई बयान न दीजिए, और कोशिश कीजिए कि ईरान को भी, हमास को भी मनवाइए कि हमारी बातें मान जाए। हम आपकी बात मान रहे हैं ना। मैं दोबारा कहूंगा कि तुम लोग के अच्छे दिन आने वाले हो, घबराओ मत। बेनी गैंट्स ने डिमांड कर दी है कि सितंबर तक चुनाव कराए जाएं इजराइल में। बेनी जेंट्स जो किया है उसके पीछे पीछे चुक शूमर, परिचित है आप उनसे, उनकी बात हुई थी, उन्होंने शुरुआत किया था, और नेतान्याहू के खिलाफ आवाज भी लगाई थी, और कहा था कि नेतान्याहू आधार खो चुके हैं और वह जनसंहार में शामिल, यहां तक कह दिया था। बेनी गेंट्स तो खैर है ही हैं, वहां के विरोधी हैं, और इनके साथ साथ यार लिपिड जो इनके विपक्षी हैं, इन्होंने कहा कि सितंबर तो बहुत दूर है, नेतान्याहू पूरे इजराइल को बर्बाद कर रहा है, इसलिए जरूरी अभी इनको प्रधानमंत्री पद से हटाओ, जैसे भी हो चुनाव हम करेंगे और इजराइल को बचाओ। अब इन लोगों का मुहिम यह हो गया है कि अब इजराइल बचाओ, दिख रहा है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमास से लड़ना तो अलग बात रही, अब अपने अंदर ही एक बेचैनी पैदा हो गई है कि अगर ये रहा तो इजराइल के लिए खतरा पैदा कर देगा। खैर, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोका। हुतियों वाली खबर का रुख कर लेते हैं, जिसमें 2 अपडेट हमारे पास हैं कि लाल सागर में ड्रोन चलाया गया, उनके जरिए मिसाइल चलाया गया। अमेरिका कह रहा है मैंने विफल कर दिया, और अब अमेरिका कह रहा है कि हम उनको आतंकवादियों की सूची से ना बाहर निकाल देंगे। ये केवल इजराइल की बेचैनी, अमेरिकी बेचैनी भी साफ नजर आ रही है।
जी और अमेरिका आज ऐसे मतलब जो हम कहते हैं हिंदी में सांप छुछुंदर के हालत, उसने छुछुंदर को तो पकड़ लिया है लेकिन निगल नहीं सकता उसके बदबू और वगैरह के कारण, ना ही उसको फेंक सकता है क्योंकि भूखा है और उसने बड़ी मुश्किल से उससे पकड़ा है। खैर जो भी हो, यह भी है कि उसने एक जापानी शिप को भी हुतियों ने पकड़ा था, हो गए 3-4 महीने, और उसके 25 जो उसके नाविक हैं उसको भी अभी बंधक बनाए रखे हुए हैं। और यहाँ से ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भैया उसको भी छोड़ दो, कम से कम हमारी इज्जत बचे। जापान की तरफ से भी बड़ी दबाव आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अभी जो कहा गया है वो पहले से भी चल रहा है, क्योंकि ट्रंप के पहले, ट्रंप के ही समय में जब उनको लगाया गया था, पाबंदी लगाया गया था, टेररिस्ट लिस्ट जो इनकी होती सूची होती है उसमें हुतियों के खिलाफ, उसको बाइडेन ने हटाया था, फिर लगा दिया। ये सब चल रहा है अप एंड डाउन, और कहीं ना कहीं से कैजुअली मतलब मना रहे हैं कि बाबू प्लीज मान जाओ, और अभी हमारे जहाजों पर आक्रमण शुरू करना बंद कर दो, बहुत हो गया, हम भी नहीं मारेंगे तुमको अब। लेकिन हुतियों का साफ है कि तुम, जहां तक गाजा पट्टी की बात है, पूरे गाजा में युद्ध बंद करो, आईडीएफ की सैनिकों की वापसी करो, जितने वहां पे सामान जा रहे हैं उनके मदद के लिए उसको पूरा करो, फिलिस्तीन को पूर्णतः राज्य का दर्जा दो और मान लो, हम एक भी हथियार नहीं मानेंगे, हम पूरी की पूरी मान जाएंगे, जो उनकी जायज मांग है हमारी ये पूरी करो, हम उनके साथ, हम तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानने वाले। देखिए, यानी ये कहा जा सकता है आसान शब्दों में कि गाजा ने इजराइल की पोल खोल के रख दी, जो कहता था पूरी दुनिया की 5वीं फौज है, और लाल सागर ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। बिल्कुल, यह ऐसे लगता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली, तीनों तरह से अमेरिका की जो बुरी तरह गत नहीं हुआ था यूक्रेन में, अभी होना बाकी है, वहां से ज्यादा यहाँ पे इन हमास ने, और उसके साथ जो भी है, केवल हमास ना ही कहें, वहां के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत मारे गए हैं। आज के समय में देखें तो मतलब कहना, आंकड़ा 33,000, सबको 33,000। जी हाँ, उससे अधिक मारे गए हैं, और उसमें यूनाइटेड नेशंस के भी मतलब जो मदद करने वाले लोग मारे गए, पत्रकार मारे गए हैं। और लेकिन यह नजर आ रहा है कि साथ ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आईडीएफ हट रहा है, भले ही नेतान्याहू कितना भी कूदे, नेतान्याहू कब हटने के बाद से जेल में जाएंगे वो देखने की बात है। और जहां तक अमेरिका बात है, वह भी बिल्कुल परेशान हो चुका है, चुनाव के बाद भी ट्रंप भी आ जाए। वैसे बाय द वे, ट्रंप के जो अभी एक बड़ा सर्वे किया गया है, उसमें पाया गया है कि ट्रंप के खिलाफ लोगों का, ट्रंप को वोट दे ना दे बात अलग बात है, 51% लोगों ने कहा है कि ट्रंप की नीति बड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए ट्रंप भी नहीं चाहिए। किसको देंगे वो तो देखने की बात है। यह एक नई चीज आई है जिससे बाइडेन बड़ी खुश हो रहे होंगे, शायद अच्छा सो रहे होंगे। लेकिन जहां तक फिलिस्तीन के रेसिस्टेंस फोर्स की बात है, उसको सलाम, उन्होंने पूरी दुनिया में हिला दिया है। जी, पूरी तरह देश भी नहीं है, यमन के जो शासक हैं हूती, और इसी तरीके से गाजा में जो हमास लड़ रहा है, उनके पास भी तमाम संसाधन नहीं है। अगर ऐसे गोरिल्ला जंग लड़ने वाले लोग अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतों को धूल चटा रहे हैं, तो ये तो दुनिया का नक्शा बदल रहा है सर आने वाले समय में। एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं आपकी बात का सीधे भी जवाब नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ी शिक्षा है वैसे लोगों के लिए जो कहते हैं, लैटिन अमेरिका में है, बाकी अन्य जगहों में है, कि अब शांतिपूर्वक बदलाव होगा। नजर आ रहा है कि 70 सालों से वहां पे कब्जा किया हुआ शांतिपूर्वक कुछ नहीं होता है। जहां पर हमारा दुश्मन वर्ग है वह बिल्कुल दबा के हर तरह का हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, यहां तक कि वैसे भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल वेपन्स ला रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको इलीगल घोषित कर दिया गया, उसका भी इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है, और इसराइल कर रहा है फास्फोरस और उस तरह की चीजों को लाकर, और हर तरह के उस तरह को बंकर तक को नीचे तक के तोड़ खत्म कर रहा है। और यहाँ पे जो हमास ने जो रास्ता दिखाया है कि गिरिल्ला वारफेयर, पूरा संसाधन ना होने के बाद से, मैं देख रहा था कि वो 7-8 घंटे में 2-4 रॉकेट मार पा रहे, से नहीं मार पा रहे, जबकि इधर से इजराइल की तरफ से हर घंटे में वहां पे, और खासकर वहां पे जहां की ये फिलिस्तीनी कैंप लगा हुआ रिफ्यूजीज का, मेडिकल है, एजुकेशन का, उसको नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, ताकि पूरी की पूरी कौम को ही बर्बाद कर दिया जाए।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमास, हूती, हिजबुल्लाह और इन सब ने ये करके दिखाया है। और अगर ये लोग बढ़ेंगे, ताकतवर होंगे, तो आने वाले समय में जो अमेरिकी साम्राज्यवाद को तोड़ने की बातें की जाती हैं और उससे पूरी दुनिया को निजात दिलाने की बातें की जाती हैं, उसके बड़े पुरोधा भी साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।